हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो अपनी क्लास में हम करने वाले हैं वो है क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब एक्सरसाइज 6.1 की वीडियोस में भी बताया कि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो अगर आप इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट कुछ चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी होती है। जैसे इस चैप्टर में आपने क्या करना है, आपने एक एक वर्ड को, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जाके आपने क्वेश्चन को करना है। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज और अच्छी है कि अगर आप फिगर देख लेना तो फिगर में ही आप सॉल्व कर लेते हैं देख के, है ना। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं आज हम इसकी। 6.1 अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, चैनल पर ही अपलोडेड है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी। एक चीज और ये है कि एक्सरसाइज 6.2 में जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगी और जो न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी। बस एक ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो फालतू है और वो बहुत ज्यादा इजी है, तो कर लेते हैं, है ना। कोई बुराई तो है नहीं करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो अच्छा, कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा दे दूं, थोड़ा सा बिल्कुल। ठीक है। ओके। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आई गारंटी यू, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस का। किसका? पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट जो है हमारा, उसमें आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। जहां पे शब्द पैरेलल आ जाए तीन नाम याद होने चाहिए। तीन नाम दिमाग में ऐसे फिट होने चाहिए जैसे पता नहीं टू का टेबल है। ठीक है। तो क्या है देख लो। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में एक होता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। ओके। दूसरा होता है हमारा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके। तो ये तीन चीजें अगर आपको आती है पैरेलल लाइंस की तो ये मान लो आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.2 के आते हैं। ठीक है। बट तब भी एक बार हल्का फुल्का रिवाइज करवाना मेरी जो है जिम्मेदारी है, तो मैं उसको पूरा कर देती हूँ। ओके। चलिए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं? जब भी आपके पास क्या हो, दो पैरेलल लाइंस हो। क्या हो? दो पैरेलल लाइंस हो। एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन। ठीक है। तो मान लो ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है। तो ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर आपके पास ये गिवन है और आपके पास एक बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है, ट्रांसवर्सल मतलब दो लाइन पैरेलल है, उन दोनों लाइन को एक पर्टिकुलर या एक सेम लाइन काटती है। ठीक है। तो मान लो ये जो लाइन है ये है पी क्यू। तो पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल हेयर, है ना। तो जब आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो उस टाइम पे तीन तरह के एंगल बनते हैं। पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा को इंटीरियर एंगल और तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत इजी, देख लो एक बार। ठीक है। तो ओके जी, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, जबरदस्त इजी क्वेश्चन, जबरदस्त। ठीक है। आपको क्या देखना है, जहां पर भी क्या हो, दो पैरेलल लाइन हो, बीच में ट्रांसवर्सल हो और क्या बन रहा हो हमारे पास, एक जेड सा बन रहा हो। ठीक है। एक जेड सा बन रहा हो। जहां भी आपके पास एक जेड बन रहा है मान लो वहां क्या लग रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या था इसमें, इसमें ये था जैसे मान लो ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है ना। जेड की फॉर्मेशन हो रही है। तो मान लो कि ये एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू ये वाला एंगल। कब? जब लाइंस आर पैरेलल। तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में मैंने क्या बताया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में मैंने बताया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के हमेशा इक्वल हो जाता है।
कब इक्वल होता है? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल जा रहा होता है और एक जेड की फॉर्मेशन होती है। जहां पे जेड की फॉर्मेशन होती है वो वाले एंगल्स अपने आप में इक्वल हो जाते हैं, खत्म बात। ठीक है, दूसरे पे आते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल के लिए आपने समझना है कि जहां पे भी आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, जहां पे भी आपकी दो पैरेलल लाइन है, बीच में एक ट्रांसवर्सल जाएगा, मतलब एक ऐसी लाइन जाएगी जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, जो आपकी लाइन है उसके साथ वाले दो एंगल, मतलब यहाँ और यहाँ, ठीक है, लाइनों के बीच वाले सेम साइड के एंगल आर को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब तो पता चल गया अंदर, किसके अंदर भाई? लाइनों के अंदर, है ना। तो जो हमारी दो पैरेलल लाइंस है उनके अंदर एक साइड पे या दूसरी साइड पे, मतलब एक पर्टिकुलर सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर मेरा अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एंगल 3 इज नॉट इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 would be equal to 180 degrees, would be equal to 180 degrees। तो को इंटीरियर एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मान लो ये मेरा को इंटीरियर एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये मान लो मेरा ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये तो एंगल 1 था ही, और ये मान लो मेरा एंगल 3 है। तो हेयर व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट को इंटीरियर एंगल्स, तो वहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है। पूरी एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है, सिर्फ 3 वाले, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको दोबारा से बता रही हूँ। आई नो आपको आता है, बट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल होते हैं जहां पे दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होता है, और सेम साइड पे बनने वाले दो अंदर के एंगल का सम जो होता है, इसका प्लस इसका जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। वेरी नाइस, वेरी इजी, राइट? ओके, डन। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में कुछ खास नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है जी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहता है कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइन है, जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, और बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और जैसे जैसे ये वाला, जैसे ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये पिंक वाला एंगल, है ना। तो पैरेलल लाइन में जब दो पैरेलल लाइंस हो, बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा हो, ट्रांसवर्सल जब जाए तो ये वाले एंगल इक्वल हो जाए या ये वाले इक्वल हो जाए, है ना। ये सिमिलरली नीचे वाले इक्वल हो जाए दोनों, है ना। तो ये क्या होता है? ये होते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए अगर मैं इसी में बताऊं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में मैं आपको बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, मान लो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ये अगर ये 1 था, 2 था, 3 था, तो ये मैं इसको एंगल 4 मान रही हूँ। तो एंगल 4 वुड बी इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये क्यों इक्वल होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए इक्वल होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि जब आपका एक z बन रहा हो तो वहां पर आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, है ना। मतलब ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। फिर मैंने बोला जब आपके पास दो पैरेलल लाइन हो, बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, तो सेम साइड पे अंदर की साइड दो एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। और थर्ड मैंने बताया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, जब भी आपके पास दो लाइन हो, सेम एक ट्रांसवर्सल हो, तो उस टाइम पर एक साइड बनने वाला, एक ऊपर और इसका भी ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल वुड बी इक्वल टू इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल। सिमिलरली इसमें एक चीज और, इसमें एक चीज और, क्या इसमें एक चीज और, ये कि अगर ये जो मेरी लाइन है पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन है, अगर इन दोनों के ऊपर बनने वाले एंगल इक्वल है, that simply means that इन दोनों के नीचे बनने वाले एंगल would also be equal to each other। so अगर ये मेरा एंगल 5 है तो ये एंगल 6 के इक्वल भी होगा। बस इतना सा करना था, इतना सा करना है। आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.2 इसी पर बेस्ड है, ठीक है जी।
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो बताइए जल्दी से, है ना। ओके चलिए कर दो क्लीन, डन। ओके जी, अब बहुत इजी क्वेश्चंस मस्त मजे में करेंगे। 3 कंसेप्ट हमें याद है, बस जब भी पैरेलल लाइन का नाम आए क्या ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जहां पैरेलल शब्द पढ़ लिया, 3 नाम दिमाग में घूमने चाहिए, नाचने चाहिए। क्या क्या नाचेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलिए ओके, तो इन फिगर 6.28, इस फिगर में जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है 6.28। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये शायद आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट सिर्फ यही नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैंने स्किप करना जो है उसको जरूरी नहीं समझा और मैं आपके लिए ले आई हूँ, ठीक है। तो इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो क्या निकालना हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। Then show that AB is parallel to CD, और उसके बाद बताओ कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। तो हमेशा ध्यान रखना आपने, जब भी आपके पास पैरेलल शब्द आ जाए, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इन तीनों में से कोई भी एक चीज करके दिखा दो। मान लो आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दिया इक्वल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या द लाइंस आर पैरेलल। बस सिंपल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शो करना है ना, हमें यहाँ पे शो करना है। तो देख लेते हैं, कहता है इन फिगर 6.28, इस फिगर 6.28 में ए बी और सी डी को पैरेलल शो करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो बहुत हलवा क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो आप ध्यान से जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक ट्रांसवर्सल है ना, ये एक ट्रांसवर्सल है, या आप इसको एक लाइन भी मान सकते हो। अब आप देखो, ये अगर एक ट्रांसवर्सल है दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, बना रहा है ना लीनियर पेयर। तो हम इसको लिख देते हैं। अच्छा यार हमारे पास यहाँ पे नेमिंग ही नहीं है, तो अगर आपके पास नेमिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपनी फिगर बनाओगे और फिगर के अंदर क्या करोगे, सिंबल्स डालोगे, नेमिंग करोगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो अगर ये ABCD गिवन था तो मान लो ये लाइन मेरी PQ है, ठीक है, PQ है और ये पॉइंट है M और N, ये वाला N, ठीक है, ये है M। बस काफी है इतनी नेमिंग। चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ कि एंगल PMA, एंगल PMA प्लस एंगल AMN प्लस एंगल AMN। अब आप एंगल AMN भी लिख सकते हो और एंगल AMD भी लिख सकते हो, क्योंकि बात तो सॉरी AMQ भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बात तो सेम है। तो मैं लिख रही हूँ एंगल AMN वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। अब एंगल PMA कितना था, 50 डिग्री का था, तो 50 डिग्रीज प्लस एंगल AMN इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये दोनों कितने के इक्वल हो गए, 180 के इक्वल हो गए। इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स एंगल AMN, that means angle AMN would be equal to 180 degrees minus 50 degrees. Okay, that simply means that angle AMN would be equal to 130 degrees. Angle AMN would be equal to AMN would be equal to 130 degrees. तो भैया जी मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ गई है, क्या आई है, 130 डिग्रीज। क्लियर, इजी क्वेश्चन। आपने क्या करा, आपने लीनियर पेयर लगाया, लीनियर पेयर लगाया, दोनों के सम को 180 के इक्वल रखा, एक चीज की वैल्यू पता थी 180 में से उस चीज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास अदर चीज की, अदर एंगल की वैल्यू आ गई। क्लियर, इजी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 130। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना ये PQ क्या है, एक लाइन है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल सा नजर आ रहा है हमें। अगर PQ एक लाइन है और CD एक लाइन है और ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल्स
इक्वल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो अगर ये वाला एंगल मेरा 130 का है तो मेरा कौन सा एंगल 130 का होना चाहिए था, हाँ जी ये वाला होना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगी, PQ एंड CD, PQ एंड CD intersect at n पे इंटरसेक्ट करते हैं। PQ and CD intersect at n, that means angle CNQ would be equal to angle MND, angle MND। क्यों भाई CNQ would be equal to MND? Why? Because of vertically opposite angles. So we know that vertically opposite angles कब होते हैं, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है। ठीक है जी, तो CNQ जो था वो कितना था, 130 का था, तो एंगल MND would also be equal to 130 डिग्रीज। तो ये 130 डिग्री का था, तो एंगल MND would also be equal to 130 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ध्यान देना है, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे ये कितना हो गया, MND, ये कितना आ रहा है मेरा 130 आ रहा है। अब आप लोग ध्यान अगर देते हैं तो मैंने इसकी वैल्यू x की भी 130 निकाली है और y की भी निकाली है। That simply means that y is also equal to 130 degrees, and here AMN was x, that means x is equals to 130 degrees, x is equals to 130 degrees, clear? ओके अब मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरे पास ये 130 है, मेरे पास ये भी 130 है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या देखना आपने देखना है कि आपके पास दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच में एक सिंगल लाइन जा रही है, और ये वाले एंगल जो Z फॉर्म करते हैं, ये वाले एंगल मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब इक्वल होते हैं जब हमारी लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि x एंड y आर इक्वल, है ना। x मैं लिख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, दोनों 130 डिग्री है। दैट मीन्स देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग alternate interior angles, alternate इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं और Z की तरह दिख रहे हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट मींस दीज टू लाइंस माय AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore or this implies AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, done, proved, है ना। और क्या कर सकती थी मैं, और क्या कर सकते थे हम, और ये कर सकते थे, देखो इसी क्वेश्चन में सेम दोबारा वैसे लिखवा नहीं रही, एक बार लिखना काफी होता है। अब जैसे ये कितना आया था, 130 आया था, ठीक है, ये भी कितना है, 130 है। दैट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, कौन से एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो when there are two corresponding angles and these are equal to each other, that simply means that AB and CD is parallel to each other। तो हम ये भी लिख सकते थे, क्या पता हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला मेरा उस टाइम दिमाग ही ना चले पेपर में, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दूंगी, क्योंकि इक्वल है वो। अब जब ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनते हैं, जहां पर लाइंस आर पैरेलल, अच्छा जी, और क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है इतना काफी है। आप एक क्वेश्चन को 5-6 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक या दो ही तरीके बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बताने लगूंगी तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, और मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग तो बहुत बिजी हो, आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखो, है ना। तो जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतनी लंबी वीडियो देखो, तो मुझे थोड़ी सी वीडियो को कम टाइम देना पड़ेगा ना, छोटी करनी पड़ेगी लेंथ वीडियो की। बट अब मैंने देखा है कि
लोगों की वीडियोस जो है वो तो बहुत छोटी हैं, 15 मिनट में 20 मिनट में पूरा पूरी एक्सरसाइज कराई हुई है। खैर मैं भी करा सकती हूँ, बट मैं कराऊंगी नहीं। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो मेरे कराने का फायदा क्या? फिर आपका जल्दी जल्दी वीडियो देखना और समझने का फायदा नहीं है, जब आप पेपर में याद ही ना रख पाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से पढ़ना है यार, मजे से पढ़ो। 1-1.5 घंटा अगर अपने आप को दे दोगे तो कुछ चला जाएगा क्या? वैसे कौन सा कुछ कर लेते हो इतना, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से समझना है, ठीक है। और जो समझ नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछना है। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 was quite easy, and now coming to question number 2, which says in figure 6.29 of NCERT. So हमारी ये फिगर है 6.29. ओके जी, if AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD, that means these two lines are parallel to each other. It is given. Okay, CD is parallel to EF, and this CD is also parallel to EF. Okay, and y ratio z, y ratio z is 3:7. Find the value of x. अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। अभी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लग रहा है, बट थोड़ी देर में बहुत इजी हलवा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है हमारे पास। हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। CD जो है वो पैरेलल है EF के। साथ ही में हमें दिया हुआ था कि y रेशो C इज इक्वल टू 3:7। यही गिवन है हमारे पास। हाँ जी, यही गिवन है, और कुछ नहीं है। चलो आ जाते हैं अब हम। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलते हैं कि ए बी भाई अगर पैरेलल है CD के और CD भी पैरेलल है EF के, तो दैट मीन्स दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई ये पैरेलल गिवन है इसके, और ये वाली लाइन पैरेलल गिवन है इसके। दैट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी। तो इसके लिए मैं क्या रीजन लिखूंगी, लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन आर इक्वल, आर पैरेलल। तो जो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है वो पैरेलल होती है। तो ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, है ना? यहाँ पे कोई डाउट? इजी ना? ओके जी, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। वेरी नाइस। नाउ हमारे पास ये था y और z। अच्छा, तो ये 3 है कुछ और ये 7 है। अब जब हमारे पास रेशो में होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट इट बी 3x 5x 2x या जो भी आपको नंबर गिवन है। बट यार यहाँ पे पहले से x गिवन है मेरे पास, तो अगर मैं x लूंगी तो भैया मैं तो कंफ्यूज ही आ जाऊंगी, है ना? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो मुझे x नहीं लेना, मैं कुछ और ले लेती हूँ। यहाँ पे क्या है, x y z ही तो है, तो कोई और वेरिएबल ले लो यार। 26 वेरिएबल है आपके पास, 26 अल्फाबेट है, जो मर्जी लो, है ना? तो क्या लें, एच ले लें, है ना हीना मैम? एच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे करती हूँ लेट, ठीक है, लेट एंगल, सॉरी, लेट वाई बी, वाई कितना था 3, है ना? तो लेट वाई बी 3h, एंड लेट जेड बी, या लेट जी बी, जी कितना था 7, तो 7h, लेट जी बी 7h। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। अब इन्होंने बोला था हमें अब देख लो ढंग से दोबारा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा y जो है ये है मेरा 3h, है ना? और ये जो 7h है मेरा z, ठीक है, ओके जी। अब अगर मेरे को x y और z की वैल्यू निकालनी है, या मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बेसिकली ये निकालना है। बट इसके लिए मुझे इसकी वैल्यू पता तो होनी चाहिए। अब ये तो है 3h, तो मुझे h की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पता है, मैं बहुत ज्यादा कुछ कर सकती हूँ। बट मैं अभी एक ही चीज करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, वरना ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, और सिर्फ इन्हीं 3 कंसेप्ट पे। कौन से? पैरेलल लाइन वाले, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो जो आपका मन करे ना वो कर लेना, बट मैं एक मेथड भी दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो आप लोगों ने देख ही नहीं है ना। चलिए ठीक है, ओके जी। तो अगर ये मेरा 7H है, ठीक है, तो ये 7H प्लस ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि EF इज अ लाइन, एंड अगर EF एक लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये एंगल प्लस ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ओके अरे यार यहाँ पे भी नेमिंग गिवन नहीं है हमारे पास, तो कुछ नाम डालते हैं इसमें, डाल देते हैं MNO। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये है हमारे MNO। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी कि NOE, NOE मतलब नोई, NOE, ठीक है, ये NOE, NOE, ठीक है, प्लस NOF, प्लस NOF, तो एंगल NOE प्लस एंगल N प्लस एंगल NOF would be equal to 180 degrees. Why? Because of linear pair. Why? Because of linear pair. तो linear pair की वजह से क्या हो गया, हमारा ये दोनों एंगल जो हैं 180 के इक्वल हो गए। अगर ये 180 के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे NOE की जगह NOE ही लिखेंगे, लेकिन NOF की जगह हम Z लिख सकते हैं, है ना। ओके, एंगल NOE प्लस एंगल Z वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट क्या मेरे को यहाँ पे फायदा हुआ कुछ? नहीं, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये Y है तो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू Y, है ना, तो ये भी Y के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर ये Y के इक्वल जो है हो जाता है, अच्छा Z है और यहाँ पर है 3H, है ना, एंगल NOE, सॉरी 3H नहीं, Z जो था 7H था, तो ये 7H है, 7H है ना, NOE, NOF, सॉरी NOF जो है वो 3H, NOF जो है वो 7H है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, मेरे पास बन गया एंगल NOE प्लस 7H वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज पता है कि जो मेरा NOE है ये किसके इक्वल होगा, ये जो था मेरा MNC के, MNC के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल है एक दूसरे को तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो AB इज सॉरी CD इज पैरेलल टू EF, दैट मीन्स दिस वुड बी इक्वल टू दिस, है ना, दिस वुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल MNC, एंगल MNC इज इक्वल टू एंगल NOE, एंगल NOE। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल था, Y के इक्वल था, इज इक्वल्स टू Y, और Y किसके इक्वल था, 3H के इक्वल था। ये क्यों हुआ, Y बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ Y बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो MNC मतलब ये अगर Y था तो NOE ये भी Y होगा। अगर Y जो था वो मेरा 3H था तो ये भी मेरा 3H होगा। ये कितना है, ये 7H है, ये 3H है। तो यहां से अब मैंने क्या करा, NOE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अब 3H लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या कर देना, मैंने लिख देना 3H प्लस 7H वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 3H प्लस 7H इज इक्वल टू 10H is equals to 10H is equals to 180 degrees. So H would be equal to 180 by 10, 180 by 10. So my H would be equal to 18 degrees, है ना। तो H जो होगा वो कितना होगा, 18 डिग्रीज होगा, है ना। तो हमारा H आ गया है 18 डिग्रीज। नाउ अब मेरे पास H आ गया, तो भाई ये अगर 3H है और ये 7H है तो H की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो मेरा जो Y था वो कितना था, अब यहां से मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ओके डन।
तो मेरे पास y था वो कितना था 3h था, और मेरे पास z था वो कितना था 7h था। अगर मेरे पास h की वैल्यू आ गई तो उस h की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 18, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 इंटू 18। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सॉल्व। 8 3 जार या 3 8 जार 24, 2 कैरी ओवर, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 54 डिग्रीज। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्रीज। सिमिलरली z की वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय h, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे। 8 7 आर 56, 5 कैरी ओवर, 7 प्लस 5 इज 12, है ना। तो ये कितना हो गया 126 डिग्रीज। तो अब देखो मैं दोबारा से इसे रब कर रही हूँ। अब देखो क्या क्या आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये था मेरा M N O पॉइंट, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास 3h, मतलब ये y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। कितनी आ गई 54 डिग्री। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई 54 डिग्री। ठीक है, z जो था वो मेरा कितना था 126 डिग्री का, 126 डिग्री का। मुझे क्या निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं x की वैल्यू कहाँ से निकाल सकती हूँ, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं बोलूं कि भैया ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, मैंने आपको बता दिया है व्हाई, बिकॉज़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ, है ना। और ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये जो है वुड आल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल, व्हाई, बिकॉज़ ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 126 डिग्री का, दैट सिंपली मींस दैट दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू 126 डिग्रीज, है ना। तो ये अगर 126 डिग्री का है तो ये भी 126 डिग्री का होगा। और कैसे कर सकते थे भाई, मैंने बोला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। दूसरा मेथड, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। हाँ जी, अगर यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल बनाओगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल तो मेरे पास गिवन नहीं है, बट ये तो मेरे पास 54 आ गई वैल्यू इसकी। तो डैश प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एंगल था एंगल ए एम एन प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए एम एन वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। उन दोनों को आप माइनस करोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 126 डिग्री। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ माई एक्स इज 126 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूं, मैं कर रही हूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला काम। ठीक है, तो अगर ये 126 डिग्रीज का था तो ये 126 का था, तो ये भी 126 डिग्रीज का हो जाएगा। वाई, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना। ओके, मैं क्या लिखूंगी, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, तो एंगल ए एम एन ओ, ठीक है, एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ, ठीक है, would be equal to angle NOF, would be equal to angle NOF. Why? Because of alternate interior angles. Why? Because of alternate interior angles. Alternate interior angle की वजह से ये वाला angle is also equal to ये वाला angle. अगर ये वाला angle मेरा किसके इक्वल था AMO, ठीक है, तो मेरा ये जो एंगल AMO है, एंगल AMO है, ये इक्वल कितना हो जाएगा NOF के। NOF कितना था हमारा 7h था, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो मेरा एंगल AMO इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। अब ये मेरा एंगल AMO क्या था, x था, है ना, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो मेरे को क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, तो मैंने निकाल दिया वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो मेरे पास आ गई है x की वैल्यू, ठीक है, और ये कितनी आ गई है 126 डिग्रीज। ठीक है, डन, कोई डाउट? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। आ गया क्वेश्चन? सच बताना, झूठ मत बोलना, नहीं आया दोबारा देख लेना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि मैंने ये कराया तो आपको यही पैटर्न से करना है, या किसी और टीचर ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर तरीके से कराया तो उसी तरह से करना है। नहीं, आपने अपना दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पे ऑल्टरनेट लग सकता है तो लगा दो, क्या यहाँ पे कोई इंटीरियर लग सकता है, क्या यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लग सकता है। जरूरी नहीं मैंने ऑल्टरनेट से कराया तो आपको भी वही करना है, नहीं, दिमाग लगाओ अपना, आपके पास दिमाग है, आप यूज कर सकते हो, आप बस कंसेप्ट लो। आपको कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो जिंदगी में नहीं हो पाएगा कुछ।
ठीक है। तो हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हमें अपना दिमाग लगाना है, दूसरों के बताए हुए पे मतलब अंधों की तरह नहीं चलना। ठीक है। तो आप अपने टीचर्स पे पूरा विश्वास रखो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर अच्छे से? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए डन। ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे, इन्होंने बोला इन फिगर 6.30 ऑफ एनसीईआरटी, 6.30 हमारी फिगर है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर ये हमारा ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये जो हमारा ई एफ है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये अगर 90 है तो ऑब्वियसली ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, होगा ना? हाँ जी ठीक है। एंड एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है। फाइंड एजीई, आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है एजीई, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। एंगल जीईएफ, एंगल जीईएफ मतलब आपको ये वाला एंगल भी निकालना है। एंड एंगल एफजीई मतलब एफजीई मतलब ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। निकाल देंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो देख लो पहले करना कैसे है। अब ध्यान रखना क्योंकि ये इसके 90 डिग्री था, ये इसका 90 डिग्री है और ये पूरा मुझे 126 डिग्री दिया हुआ है ना? देख लो एंगल जीईडी कितना गिवन था, जीईडी कितना 126 डिग्री। तो यार मेरे को इतना सोचने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? मुझे क्या निकालना था इसमें, जीईएफ भी तो निकालना है। तो एंगल जीईएफ कैसे आ जाएगा मेरा, भाई ये मेरा जीईडी है, इस जीईडी की वैल्यू 126 डिग्री है और इस एफईडी की वैल्यू 90 डिग्री है। वाई? बिकॉज EF इज पैरेलल टू CD, सॉरी EF इज परपेंडिकुलर टू CD। तो अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा 126 है, तो इस 126 में से अगर मैं इस 90 को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास एंगल GEF ही तो बचेगा, है ना? मेरे पास एंगल GEF ही तो बचेगा और क्या बचेगा, यही बचेगा। हाँ जी। तो इस तरह से मैं अपना एंगल जीईएफ निकाल सकती हूँ। पहले मैं सारा क्वेश्चन जो है वो लिख लेती हूँ। तो अब क्या हो गया, मैंने लिख दिया कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये सब क्या लिख रही हूँ मैं, गिवन लिख रही हूँ। ठीक है। तो गिवन में मैंने लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, है ना? ई एफ अगर परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जीईडी जो है वो हमारे पास गिवन है 126 डिग्रीज। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि मेरे पास, मैंने बोला कि ये जो है FE इज परपेंडिकुलर टू CD, दैट सिंपली मीन्स दैट एंगल FED वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल FED वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। साथ में क्या लिखूंगी, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये हमारे पास गिवन था। हाँ जी। तो FED जो है वो मेरा आ गया 90 डिग्री, एंगल GED मेरे पास गिवन था 126 डिग्री, एंगल GED मेरे पास गिवन था कितना, 126 डिग्रीज, है ना? ओके ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन था। ठीक है। तो मेरे को निकालना है एंगल GEF, है ना? एंगल GEF ही तो निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूं, ओहो मेरा पेन टूट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। ठीक है। तो एंगल GEF निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं GED माइनस FED कर दूंगी, है ना? तो एंगल GEF निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, GEF निकालने के लिए मैं एंगल GED में से FED को माइनस कर दूंगी। तो एंगल GED में से माइनस कर दूंगी FED को, एंगल FED को। तो एंगल FED को मैंने माइनस कर दिया GED में से। GED कितना था, 126 डिग्रीज था, माइनस कर दिया 90 डिग्रीज को, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36 डिग्रीज। तो मेरा एंगल GEF कितना आ गया, 36 डिग्रीज आ गया। ठीक है। तो ये पार्ट मुझे निकालना था, एंगल GEF निकालना था, GEF मैंने निकाल दिया।
ठीक है, GEF कितना आ गया मेरा 36 डिग्री आ गया। कोई डाउट है इसमें? इजी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे को और क्या निकालना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो अगर, तो ये हो गया आपका, रब कर रही हूँ मैं फिगर को, किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि किसी और टीचर ने किस मेथड से कराया होगा, मैंने किसी और से करवाया होगा, किसी और ने किसी और से कराया होगा, सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब मैंने GEF निकाल लिया, मतलब मेरे पास GEF मतलब ये आ गया, कितना आया मेरे पास, ये 36 डिग्रीज आया। ठीक है, मुझे निकालना है मान लो AGE। AGE एक तो ये वाला एंगल भी निकालना है और दूसरा FGE भी निकालना है। तो यार अगर मेरे को AGE निकालना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो AGE आप ड्रॉ करो, ये आया आपका AGE। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल थी? हाँ जी। क्या ये एक ट्रांसवर्सल है? दैट मीन्स दिस वुड बी इक्वल टू दिस। व्हाई व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ जी, हो सकता है। तो अगर ये मेरा 126 गिवन था तो दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू 126 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। बट क्या मैं ऐसे कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही ऐसे, क्यों? क्योंकि मुझे और भी तरीका बताना था। ठीक है, तो और में देख लो कैसे हो जाएगा। भाई अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, होगा ना? वाई? बिकॉज ये जो है CD के परपेंडिकुलर है। मतलब ये AB और CD अगर पैरेलल लाइंस है और ये EF एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर से 90 हो जाएगा, है ना। ये मेरा 90 हो गया और ये मेरा 36 आया हुआ था, ये मेरा 36 डिग्री आया हुआ था। तो 90 प्लस 36, ये देखो ये क्या बन रहा है, मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसमें 90 प्लस 36 प्लस ये एंगल कर दूं तो किसके इक्वल होगा? 180 के। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? 90 प्लस 36 कितना हो गया? 126। 126 को मैं माइनस कर दूंगी 180 में से, है ना। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो 180 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ 136 को, तो मेरे पास कितना बचेगा? कुछ 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 54 समथिंग बचेगा, है ना। एक बार देखिए, तो 180 में से हम माइनस करते हैं किसको? 126 को, तो ये हो गया 4 और 7 में से 2 गए 5, हाँ 54 डिग्री बचेगा। तो अगर मेरे पास ये एंगल 54 डिग्री का आ जाता है, तो अब देखो ये एक लाइन है, ये 54 डिग्री है, दैट मीन्स ये प्लस ये वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 54 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 54 would be equal to this angle which is also equal to 126 डिग्री। तो कोई भी तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो मेथड। ठीक है, बट अभी मैं अब करवा देती हूँ, है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक एक मेथड को करने लगेंगे फिर तो रात ही पड़ जाएगी, है ना। ओके, तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने करना था GEF हो गया, AGE कर देते हैं। तो AGE वाला, अरे यार, ठीक है, तो AGE वाला अब हम देख लेते हैं। तो दोबारा अब क्योंकि अब आपको पता चल गया दोनों मेथड, तो इसी से करा देती हूँ। तो ये मेरे पास 126 डिग्री गिवन था, तो ये भी तो 126 डिग्री का होगा। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल से, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है। AB जब CD के पैरेलल है एंड GE इज ट्रांसवर्सल एंड GE इज ट्रांसवर्सल तो ये क्या हो गया? AB एंड CD जो है पैरेलल है, GE एक ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स एंगल AGE वुड बी इक्वल टू एंगल GED। दैट मीन्स एंगल AGE वुड बी इक्वल टू एंगल GED। एंगल GED। वाई 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 वाई? ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, क्या बना रहे हैं? जेड सा बना रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज।
126 डिग्रीज। ये 126 डिग्री कहाँ से आया? वही क्योंकि जीईडी 126 गिवन था, जीईडी 126 है तो एजीई भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। तो मेरे पास निकल गया एजीई, जीईएफ। अब निकालना है एफजीई। तो भाई अब एफजीई निकाल लेते हैं। ये हो गया एफजीई। तो ये एंगल निकालना है ना? अब ये एंगल निकालना क्या हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है? बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि मैम हमारे पास ये एक लाइन है, ये 126 डिग्री का है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ऑब्वियसली मैम दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। क्यों 180 के इक्वल होगा? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको भी अब हम कर लेते हैं। ओके, तो इसको अब हम करते हैं। मैं लिखती हूँ कि पिंक से लिखते हैं। चलो मैं लिखती हूँ एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल EGF या फिर FGE। चलो प्लस एंगल FGE is equals to 180 degrees, is equals to 180 degree. Why? Because of linear pair. Why? Because of linear pair. ये क्यों हुआ? क्योंकि linear pair यहाँ पे लग गया। linear pair क्यों लगा? Because AB is a line. Because AB is a line. AB एक लाइन है तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर पेयर लग गया। ओके जी, तो AGE कितना था? AGE था हमारा 126 डिग्री का। 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्रीज। कितना? 180 डिग्रीज। अब मैं क्या करूंगी? एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126। माइनस 126 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 126 प्लस का था और मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस 126 हो जाएगा। माइनस 126 हो जाएगा। अब एंगल FGE किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 126। 180 में से 126 गए तो कितने बचे? 54 डिग्रीज बचे। कितना बचा? 54 डिग्रीज। हेंस अब मेरे पास ये तीनों के सॉल्यूशन आ चुके हैं, है ना? तो हमें तीन चीजें निकालनी थी, तीनों मैंने निकाल ली है। AGE, सबसे पहले AGE निकालना था, वो कितना है? 126 डिग्रीज। तो ये आ गया मेरा 126 डिग्री का। GEF कहाँ है? ये रहा। GEF कितना है? 36 डिग्री का। ठीक है। और FGE कितना है? 54 डिग्री का। डन? कोई डाउट? इजी था। थोड़ा सा मैंने आपको क्यों इलैबोरेट करके समझाया, इसीलिए ताकि कंसेप्ट बन जाए, है ना? वरना जल्दीबाजी में हम भी करा सकते हैं, मैं करा दूं बट वो फायदा नहीं होगा फिर, है ना? तो हम करेंगे बट अच्छे से करेंगे, है ना? जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, है ना? और अगर बेकार तरीके से करना होगा फिर हम करेंगे ही नहीं। ठीक है जी? या फिर वो रिविजन में जब हमारा सारे चैप्टर्स हो जाएंगे ना, उसके बाद रिविजन में मैं जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चंस ले आऊंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो अपना सपोर्ट मुझे दिखाओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, शेयर करो वीडियोस को, लाइक करो। ठीक है? और क्या करो? सबके साथ शेयर करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि मोटिवेशन मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? मोटिवेशन नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना। चलिए, तो ये डन है। चलिए रब कर दो। ओके, कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पानी का सिप पी लेती हूँ। चलिए, हेलो 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 हेलो। चलिए, तो इन फिगर 6.31, इस फिगर 6.31 में इफ PQ इज पैरेलल टू ST, हमें गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के। ठीक है? इफ एंड एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और ये 110 डिग्री का हमें गिवन है। एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री का गिवन है, एंड एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, और RST जो है वो 130 डिग्री का हमें गिवन है। फाइंड एंगल QRS। तो अब हमें ये वाला एंगल जो है निकालना है।
एंगल क्यू आर एस, मतलब मुझे ये वाला एंगल जो है निकालना है। ठीक है जी, तो ये एंगल निकाल देंगे। हिंट भी है हमारे पास, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी, है ना, तो वही कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है। तो जब थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, है ना। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको नजर आएगा कि भैया ये जो है ये दोनों पैरेलल है ना। अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच देती हूँ, मतलब इसके साथ वाली ऐसे, ठीक है, तो ये मैंने एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो लाइंस parallel to the same line are parallel to each other. That means ST is parallel to PQ is also parallel to AB is also parallel to AB. AB के भी parallel है। अगर ये दोनों parallel हैं तो ये भाई ये देखो ये 110 है, 110 प्लस ये वाला एंगल would be equal to 180 डिग्री। Why मैम? Because of co-interior angle। हाँ जी, अगर ये दोनों को मैंने प्लस करके 180 के इक्वल करा तो ये मेरा 70 डिग्री का आ जाएगा। 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिमिलरली अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी क्या बनाएंगे, कोइंसिडेंट एंगल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 130 वुड बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये 50 हो जाएगा, है ना। ये मेरे पास 70 आ गया, ये मेरे पास 50 आ गया। अगर मैं ये 70 प्लस डैश प्लस 50 कर दूं तो ये सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। वाई? बिकॉज ए बी इज अ लाइन, है ना। तो लाइन्स ऑन अ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस जो भी आपका है, मान लो x है, 70 प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। अब 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50 हो जाएगा 120। 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो x वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मेरा एंगल जो आएगा 60 डिग्री का आएगा। अब देखो मैंने तो ये कर दिया ऐसे सॉल्व, बट अब हमें लिख कर करना है सॉल्व, तो चलिए करते हैं। ओके जी, करें ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, और मैंने लिखा ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, अगर आपने ए बी पैरेलल टू पी क्यू या फिर एस टी किसी एक को एक से पैरेलल करके दिखा दो तो ये हो गई आपकी ए बी। ठीक है, ये पी क्यू के मान लो पैरेलल है। ठीक है, तो नाउ अब क्या हो जाएगा, अच्छा कुछ और गिवन है मेरे पास, गिवन वगैरह लिख देते हैं। तो गिवन में मेरे पास है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। ठीक है, और मेरे पास गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। ओके, एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज। 130 डिग्रीज, बस यही गिवन है। हाँ जी, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन हो गया। अब नाउ, ठीक है, नाउ या प्रूफ। ठीक है, तो नाउ में अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगी ए बी क्योंकि पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। दैट सिंपली मीन्स दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। वाई 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 वाई? लाइन्स पैरेलल to the same line to the same line is also parallel या फिर are also parallel। ठीक है, तो अगर मेरा PQ जो है वो ST के पैरेलल है, PQ जो है वो AB के भी पैरेलल है, तो AB PQ और ST ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। हाँ जी, कोई डाउट? ओके, तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी हो गया हमारा। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर ए वुड बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो को इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों पैरेलल, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थी
दोनों लाइंस पैरेलल है और यहाँ पे QR इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, therefore angle PQR plus angle QRA would be equal to 180 degrees. Now PQR जो है वो 110 गिवन था हमें, तो 110 प्लस एंगल QRA would be equal to 180 degrees. ठीक है, तो एंगल QRA would be equal to 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, वहां जाके हमने इसकी साइड चेंज करी, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज कर देंगे. तो ये क्या हो गया? एंगल QRA would also be equal to 70 डिग्रीज. एंगल QRA जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा QRA, ये आ गया मेरा कितना? 70 डिग्री का. 70 डिग्री का ये वाला एंगल मेरा आ गया 70 डिग्री का. डन. ओके जी. सिमिलरली अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं करती हूँ एंड TSR एंगल TSR प्लस एंगल SRB है ना, प्लस एंगल SRB would be equal to 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री के इक्वल? co-interior angle. Why co-interior angle? Because ST is parallel to AB and here SR is acting as a transversal. तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? क्यों हुआ ये? co-interior angle की वजह से हुआ. तो co-interior angle की वजह से ये हुआ हमारा. अब TSR हमें यहाँ पे RST गिवन था, है ना, तो RST और TSR दोनों बात सेम है, तो ये कितना है? 130 डिग्री का है. 130 प्लस एंगल SRB वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एंगल SRB वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्रीज. 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, है ना. ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? एंगल SRB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो ये भी मेरे पास कितना आ गया? 50 डिग्री का. बट मुझे निकालना क्या था? क्या निकालना है मुझे तो ये निकालना था एंगल QRS, है ना. तो ये वाला एंगल निकालना है. तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या कर सकती हूँ? 180 के इक्वल कर सकती हूँ. वाई? बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना. तो मैं लिख दूंगी एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB प्लस एंगल SRB would be equal to 180 degrees. 180 डिग्री के इक्वल क्यों? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. क्यों? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया अपना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये सारे हो गए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जब ये सारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो गए तो QRA कितना था हमारा? 70 डिग्रीज का था, प्लस QRS जो मुझे निकालना है, तो एंगल QRS प्लस SRB कितना था? 50 डिग्री का था, 50 डिग्री. तो ये कितना हो गया? 180 डिग्रीज के इक्वल. ठीक है, अब ये देखो 70 प्लस 50 कितना हो गया? 120. तो आ गया 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना. 120 प्लस QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो हमारा आ जाएगा एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्रीज. ठीक है, तो 180 में से 120 गए तो कितना बचा? 60 डिग्री. तो मेरे पास आंसर आ गया. आंसर मेरे पास क्या आया कि एंगल QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. और मुझे यही निकालना था, फाइंड एंगल QRS, तो वो मैंने निकाल दिया है. मैं लिख देती हूँ एंगल QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझना है. इधर उधर चीजें लिखी हुई हैं वो नहीं आपको देखनी, आपने खुद भी अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे मैं लिखती रहती हूँ. ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहा करो, साथ साथ समझते रहा करो. ठीक है जी. ये बताओ अब कोई डाउट इसमें? इजीली क्लियर है. हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया था जो PQ के पैरेलल थी. अगर ये PQ के पैरेलल है, अगर AB PQ के पैरेलल है, तो AB जो है वो ST के भी पैरेलल होगी, है ना.
अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं और क्यू आर एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 110, ये एंगल मेरा 70 डिग्री का आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, दैट मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर की वजह से ये दोनों 180 के इक्वल है, ये 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ अब मुझे ये वाला एंगल निकालना था, इस एंगल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन की वजह से 70 प्लस 50 कितना हो गया हमारा 120। 120 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो हमारा ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर, इजी? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख देना, रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है जी। ओके, चलिए कर देगा डन। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हम आ गए अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। हेलो हेलो, चलो, तो इन फिगर 6.32 इस फिगर 6.32 में AB इज पैरेलल टू CD। भाई ध्यान हमेशा, AB इज पैरेलल टू CD। जब ABCD के पैरेलल तीन चीजें हो सकती हैं, कोइंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो APQ मतलब ये जो है ये कितना है 50 डिग्री का है, एंड PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, और ये जो PRD है ये 127 डिग्री का है, ठीक है जी। फाइंड x एंड y, आपको ये x और ये y निकालने हैं, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं आराम से, तसल्ली से क्वेश्चन को देखेंगे, फिगर को देखना है, आपका मेन काम है फिगर को देखो, समझो, दिमाग लगाओ, बस क्वेश्चन को लिख दो, ठीक है। ओके, तो भाई ये वाला एंगल हमारे पास है 50 का। अरे यार, अगर ये 50 का है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ध्यान से देखो, ये 50 का है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल 50 का है, तो ऑब्वियसली मेरा ये वाला एंगल भी तो 50 डिग्री का ही होगा। Why? Because AB is parallel to CD and here PQ is acting as a transversal. That means my angle X or my angle PQR is also equal to 50 degrees. Any doubt? Easy? Done. और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, चलो ये वाला अभी कर लिया, ठीक है। अब आपको कौन सा निकालना है, y वाला निकालना है। अरे यार y ये है, अब तुम देखो, इसको मैं रब करती हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे अगर y निकालना है और ये करके कुछ है मेरे पास पैरेलल लाइन, अरे वाह, तो ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला पूरा एंगल। अगर ये पूरा 127 है तो ये पूरा भी 127 होगा, बट यहां तक तो ये 50 है, तो ये कैसे निकलेगा, 127 में से 50 माइनस कर दो, आराम से y नहीं निकल गया आपका, इजीली निकल गया। क्या लगा यहाँ पे भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा। Why? Because AB is parallel to CD and here PR is acting as a transversal. So by alternate interior angle, this angle would be equal to this पूरा एंगल, है ना। और ये जो पूरा एंगल था इसमें से ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 127 माइनस 50, है ना, यही तो हुआ। सॉरी, डन, इजी। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं, मतलब हम तो ऐसे ही करेंगे अभी क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा अल्टरनेट से, बट और भी कैसे कर सकते हैं भाई, और हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई, अगर ये 127 है ना, ये 127 है, तो ये कितना होगा 127 को हमें 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 63, है ना, तो ये कुछ 63 का हो जाएगा, ये 63 का हो जाएगा हमारा, और ऐसे करके ये बन रहा है, तो अगर ये 63 है तो ये भी 63 होगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों अगर 63 डिग्री के हैं
और ये वाला एंगल है, तो ये 50 प्लस 63 प्लस ये वाला एंगल, मतलब ये तीनों एंगल को प्लस करेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी 180 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 180 में से, तो जो भी आएगा वो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आ गई, 63 की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरह से आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। बस आपको फिगर में ध्यान देना है, अलग अलग मेथड से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन नहीं है कि इनका सिर्फ एक ही मेथड है, आप बहुत सारे मेथड से इन्हें कर सकते हो। क्लियर? तो अभी हम इजी मेथड सबसे ज्यादा, मतलब जो हलवा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहले गिवन लिख लेती हूँ मैं। तो गिवन है मेरे पास ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 डिग्रीज, ठीक है। ये हमें गिवन था। चलो, नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो पी क्यू विल बी एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, है ना। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन थी, इनको एक प्लेन सिंपल सी सीधी लाइन जो है वो कट कर रही है, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, देन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीस टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए कौन सा था? ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू would be equal to angle APQ would be equal to angle PQR, would be equal to angle PQR, है ना, would be equal to angle PQR. Why? Because of alternate interior angles, alternate interior angle की वजह से हो जाएगा। तो my APQ is equals to 50 degrees, so my this angle would also be equal to 50 degrees, so my angle PQR is equals to 50 डिग्री, है ना। दैट मीन्स माई x इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। कोई डाउट? इजी। इसने बोलता फाइंड x एंड y, x तो हमारा निकल गया, y भी निकाल देते हैं। ओके, तो y निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ? मैं पिंक पेन लेती हूँ, ठीक है। तो y है मेरा ये, है ना। तो भाई ये दोनों पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये 127, तो ये पूरा भी 127, है ना। अब इतना लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। पी आर क्या है? एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे। पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। पी आर ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, दैट मीन्स एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी वुड बी इक्वल टू एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर। तो एंगल ए पी आर और पी आर डी मेरे पास गिवन था 127 डिग्री, तो 127 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना? एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 127 डिग्री का। अब देखो, ये पूरा 127 है और ये 50 है, तो ये कितना होगा? 127 में से अगर 50 को मैं हटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा ना, है ना। तो एंगल P एंगल क्यू पी आर, है ना। तो एंगल क्यू पी आर, ठीक है। एंगल क्यू पी आर लिख रही हूं मैं, क्यू पी आर। आप एंगल वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी आर जो है वो किससे बनेगा? वो बनेगा ए पी आर, एंगल ए पी आर माइनस एंगल ए पी आर माइनस एंगल ए पी क्यू, माइनस एंगल ए पी क्यू,
ठीक है, तो एंगल एपीआर में से एंगल एपीक्यू को माइनस कर देते हैं। एंगल एपीआर मेरा कितना आया था, एंगल एपीआर मतलब कितना 127 डिग्री, 127 डिग्री माइनस एपीक्यू, एपीक्यू गिवन था, कितना गिवन था 50 डिग्री, कितना गिवन था हाँ 50 डिग्री है ना। तो ये कितना आ गया एंगल क्यूपीआर जो आया वो मेरे पास आया 127 में से 50 माइनस कर दो तो 7 में से 0 गए, 7 ठीक है, तो 7 में से 0 गए 7, ठीक है। उसके बाद 2 में से 5 नहीं जा सकता तो 12 में से 5 गए 7, तो ये हमारे पास कितना बच गया 77 डिग्री। तो एंगल क्यू मेरे पास है क्यूपीआर, क्यूपीआर मतलब y जो है वो मेरा कितना आ गया 77 डिग्री। अब मेरे को क्या निकालना था इसमें, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, x की वैल्यू आई है मेरी कहाँ है 50 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 77 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 77 डिग्रीज। दिस इज माय आंसर। क्लियर, इजी। अब बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। कोई भी चैप्टर पे वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि मैम ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो, समझा दो, तो मैं जरूर समझा दूंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को, थ्योरम्स को भी एक्सप्लेन करूं, वीडियो लेक्चर उन पे भी लाऊं, तो उसके लिए भी मुझे बता देना। अगर आपके बहुत सारे कमेंट होंगे ना तो मैं जो है उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है जी। चलिए, ओके, कैन आई हैव अ वाटर ब्रेक प्लीज, जस्ट ऑफ 2 seconds, कमिंग इन 2 seconds। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यार मेरे पेन की निब टूट गई है, अब कल से नया पेन लेकर आना पड़ेगा, मतलब है बट मजा नहीं आ रहा। चलो ओके जी। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या चाहिए, आपको साइंस का एक बेसिक सा कंसेप्ट चाहिए जो आप सभी को आता है बट शायद आप भूल गए होंगे, तो कोई नहीं, हम है ना याद दिला देंगे। चलिए, इन फिगर 6.33, इस फिगर 6.33 में, अरे यार हमारा व्हाइट पेन क्यों चला, यहाँ पे ब्लैक चला देते हैं। इस फिगर 6.33 में PQ एंड RS आर 2 मिरर्स। भाई हमारे पास दो शीशे हैं, दो मिरर है, एक है PQ, दूसरा है RS। ओके जी, 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। भाई अगर ये दोनों पैरेलल है लाइंस, तो दोबारा पैरेलल लाइन क्या क्या याद रखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड को इंटीरियर एंगल। हमेशा पैरेलल वर्ड पढ़ते ही 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए, कौन सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड को इंटीरियर एंगल। एंड इंसिडेंट रे ए बी, कहता है कि एक इंसिडेंट रे ए बी है। चलो भैया, इंसिडेंट रे हो गई ए बी, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, मिरर पी क्यू पे जाती है एट बी, एक बी पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे, ये इससे जो क्या हुई, इससे जो क्या गई हमारी रे गई, ये रे क्योंकि जब मिरर पे जाएगी तो फिर बाद में रिफ्लेक्शन भी तो होगी, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये मूव करती है BC के पाथ से। ओके, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS, और इस मिरर RS पे जाके वो रे जो है लगती है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट C। ओके जी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और उसके बाद यहाँ पे जब इंसिडेंट हुई तो यहाँ से अब रिफ्लेक्ट करेगी, तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ये CD पाथ पर चलती है, CD पाथ पर चलती है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये AB इज पैरेलल टू ये CD। भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया मैम, हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं डरना, नो नो नो, डरना मना है, ठीक है। तो डरना मना है, हमें क्या करना है, हमें ए बी और सी डी को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। भाई जब भी पैरेलल शब्द, दोबारा को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको पैरेलल प्रूफ करना है। अगर मैं इस ए बी और इस सी डी में या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दूं तो मेरे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, या मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ बन नहीं रहे, ऐसे करके ऐसे बनता, वो नीचे नहीं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर यहाँ होते तो उसे इक्वल कर देती तो ये पैरेलल बन जाते, या फिर मैं कोइंटीरियर एंगल का सम अगर 180 ले आऊं तो भी वो पैरेलल लाइन बना देगा, बट कोइंटीरियर की भी मेरे को कोई संभावना लग नहीं रही है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यार मैं कुछ ना कुछ करके ना इसको और इसको इक्वल ला सकती हूँ। जब मेरा ये और ये इक्वल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। और अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, दैट मीन्स माई ए बी इज पैरेलल टू माई सी डी। क्लियर, देखिए कैसे करते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और, मिरर का कंसेप्ट। तो भाई मिरर का कंसेप्ट क्या था, मिरर का कंसेप्ट ये था कि जब भी आपके पास एक मिरर हो, मान लो आपके पास ये प्लेन मिरर है, तो इस पे कोई भी लाइन अगर गई तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इंसिडेंट रे। क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। अब वो जो इंसिडेंट रे है वो वापस जरूर जाएगी और उतना ही एंगल से जाएगी, तो ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो मेरी इंसिडेंट रे ये है, मेरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भैया कि जब भी आपके पास ये कोई पॉइंट हो, मान लो वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक और रे होती है जिसका नाम होता है नॉर्मल, जिसका नाम होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये मान लो ये ओ ए है, ये एक नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। पहला हमारा रिफ्लेक्शन का या लाइट का जो है यही वो होता है यही लॉ होता है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनाएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, मतलब एंगल आई, एंगल आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये हमें पता है। तो भाई हमें ये पता है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, व्हाई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है ना। ओके, तो हमें ये पता है। अगर हमें ये कंसेप्ट पता है तो हम ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख देती हूँ, सबसे पहले तो गिवन लिख देती हूँ। तो गिवन है मेरे पास, गिवन है मेरे पास क्या है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, ठीक है। और पी क्यू पैरेलल है आर एस के, बस इतना काफी है ना। टू प्रूव, तो टू प्रूव लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में मेरे को लिखना है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ इस क्वेश्चन के प्रूफ पे आ जाते हैं, या फिर प्रूफ लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रूफ लिखते हैं। मैं क्या लिखूंगी, प्रूफ लिखने से पहले मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो भैया क्योंकि ये क्या है इंसिडेंट रे और ये इस मिरर के लिए है रिफ्लेक्टेड रे, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से जा रही है वापस तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स आई कैन ड्रॉ हेयर अ नॉर्मल, एक नॉर्मल मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। सिमिलरली ये वाली मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो ड्रॉ अ नॉर्मल है ना। और जैसे ही मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना, क्वेश्चन हो जाएगा हलवा, ठीक है। तो चलो एक बार पहले इसको रब करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं बोलूंगी ड्रॉ बी एम, कंस्ट्रक्शन में मैं बोलूंगी ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर, या हाँ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। मतलब ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, वाई, बिकॉज बी एम इज नॉर्मल, बी एम इज नॉर्मल, बी एम क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो है हमारा जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो परपेंडिकुलर बनता है, दैट इज आर नॉर्मल इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। सिमिलरली ड्रॉ सी एन, ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस,
ये आर एस के परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी एन इज नॉर्मल, सी एन इज नॉर्मल। ठीक है, सी एन इज नॉर्मल ऑन किस पे? ऑन आर एस। ठीक है जी, इजी। अब हम करते हैं इसके प्रूफ को। ओके, तो एक बार मैं इसको साफ साफ ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा बी एन, सॉरी बी एम, और ये हो गया हमारा सी एन। ठीक है, इजी। ओके, अब करते हैं, अब सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो सब बढ़िया करते हैं। चलिए, हमने क्या बोलना है? हमने बोलना है कि एंगल ए बी एम। अच्छा, मैं यार ये ना नाम दे रही हूँ, 1 2 3 4 कर देती हूँ, या कर लूँ? चलो कर देती हूँ, नहीं 1 2 3 4 डालते हैं, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मान लो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है। ठीक है, ये क्या है मेरा? एंगल 2। ठीक है, तो मैं क्या बोल देती हूँ? मैं बोलती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। वाई एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहाँ से आया हमारा? ये हमारे लॉज से आया है ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है। मैं यहाँ लिखूंगी पहले प्रॉपरली, उसके बाद बोलूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं बोलूंगी कि ए बी is incident ray, is incident ray। ठीक है, BC, BC is reflected ray, reflected ray। BC एक रिफ्लेक्टेड रे है, AB एक इंसिडेंट रे है। तो AB अगर इंसिडेंट रे है, BC एक रिफ्लेक्टेड रे है और BM एक नॉर्मल है, एंड BM जो है क्योंकि वो एक नॉर्मल है, BM इज अ नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया मेरा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया मेरा एंगल ए बी एम। तो एंगल ए बी एम वुड बी इक्वल टू एंगल 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 एम बी सी, एंगल एम बी सी। That simply means that angle 1 would be equal to angle 2. So angle 1 would be equal to angle 2. Angle 1 would be equal to angle 2. तो मेरे पास आ गया एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ये काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं काम करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी कि BC इज इंसिडेंट ऑन RS, या BC इज इंसिडेंट रे ऑन RS। क्यों? क्योंकि BC यहाँ से अब RS पे आएगी, दैट मीन्स अब ये इसको स्ट्राइक करेगी, दैट मीन्स अब ये इस पे इंसिडेंट होगी। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी कि BC इज अ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, CD is a reflected ray, CD is a reflected ray, CD एक reflected ray है। ठीक है, BC is incident ray, CD is reflected ray and CN is a normal। और जो हमारा CN है वो क्या है? नॉर्मल है। तो CN is a normal, CN एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये जो मेरा एंगल है वो होगा इस एंगल के इक्वल, दैट मीन्स एंगल BCN, angle BCN would be equal to what? Angle BCN, angle BCN would be equal to angle NCD, angle NCD, है ना? would be equal to angle NCD। ये एंगल NCD के इक्वल क्यों हुआ? Because angle of incidence is always equal to angle of reflection। Why? Because angle of incidence is always equals to angle of reflection. That means if this is my angle 3 and this is my angle 4, तो angle 3 would be equal to angle 4। तो अभी तक मैंने क्या करा? मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करा। कैसे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना? उससे मेरे को क्या पता चला? यहाँ पे हमें पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स माई एंगल 1 इज इक्वल टू माई एंगल 2। सिमिलरली इस प्लेन मिरर RS पे, on RS, this angle 3 would be equal to angle 4 because angle of incidence is always equals to angle of reflection। अब देखो भाई, मेरे पास 1 और 2 इक्वल आ गए, 3 और 4 इक्वल आ गए। ध्यान देना,
मुझे क्या प्रूफ करना था? मुझे प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो अगर मैं यहाँ पर जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स एंगल दिस, माई दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर मैं लिखूंगी कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वुड बी इक्वल टू एंगल ABC would be equal to angle BCD. Angle BCD. Why? Why? Because PQ is parallel to RS. है ना? क्यों? क्योंकि PQ पैरेलल है RS के, है ना? और यहाँ पर BC, ओहो जो मुझे 2 मिनट दीजिए। क्या हो गया? मेरा बोर्ड बंद हो गया। ओह नो, अब हमें क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा क्या? चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। सब मेरे साथ ही होता है हर क्लास में कुछ ना कुछ होना है। हाँ जी, समझ आ रहा है? क्या खत्म होने वाला था? लास्ट चल रहा था हमारा। लास्ट वीडियो में भी कुछ ना कुछ हो गया था, अभी भी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मजा नहीं आ रहा क्या आपको? अंदर से कुछ बोल रहे हो क्या आप? जो मेरा बार बार कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। चलो 6.2 हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे थे और हैं, और अभी कर लेंगे। अच्छा मैं वहीं से स्टार्ट करवा दूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? वरना तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ वो बेटर रहेगा। चलो तो भाई आपको जो है मैंने हम्म, हाँ मैंने यहाँ तक करा दिया था। अरे 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 अरे, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है मेरे साथ? आ गया। ठीक है जी, अब देखो मैंने क्या करवाया था। मैंने बोला था कि ये जो बी एम है और ये जो सी एन है ये नॉर्मल है। मैंने बताया था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया हमारा, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया था, है ना? यहाँ तक तो हो गया था हमारा। वाओ मजे आ गए। चलो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब हम कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू आर एस के पैरेलल है। ठीक है, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल है, हमारे पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। और यहाँ पर जो बीसी है वो एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। तो बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर बीसी मेरा एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एक मिनट, वेट, गलती हो गई रे बाबा। चलो आ, 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 क्या हो गया? मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने 1 और 2 को इक्वल करवा दिया था, 3 और 4 को भी इक्वल करा दिया था। अच्छा ठीक है, आप देखो गलती हो गई थी। ठीक है, अब मुझे पता है कि भैया जो बी एम है, जो मेरा बी एम है, ये पैरेलल होगा किसके? सी एन के। ठीक है, ठीक है, ये पैरेलल होगा, बी एम इज पैरेलल टू सी एन। यहाँ पे अब ध्यान से देख लो, ये बी एम सी एन के पैरेलल कैसे आया? क्यों? क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। PQ is parallel to RS on parallel lines. If there is perpendicular, then these perpendiculars are also parallel to each other. ठीक है, तो BM is also parallel to CN. Why? Because क्यों 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 क्यों? क्योंकि perpendiculars perpendiculars perpendicular perpendiculars on parallel lines are also parallel, are
ऑल्सो पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनपे जो पैरेलल लाइंस होती है उनपे जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो BM और CN पैरेलल है, तो अगर BM और CN पैरेलल है दैट मीन्स माई एंगल 2 would be equal to angle 3. My angle 2 would be equal to angle 3. So angle 2 would be equal to angle 3. Why? Because of alternate interior angle. Alternate interior angle. Alternate interior angles की वजह से ये दोनों जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या पता था, हमें पहले से जो पता था, तो मैंने पहले वाली इक्वेशन को नाम नहीं दिया, तो आप नाम दे देना। जहां पे मैंने लिखा ना एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, वहां पे आप लिख देना ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये वाली हमारी इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से तुम देखो ध्यान से क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो भैया 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल, दैट मींस ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर ना, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 4, है ना। तो मेरा जो क्या है, मेरा जो मेरा 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 जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है और ये जो है 2 ये 3 के इक्वल भी है और ये 3 जो है ये 4 के इक्वल भी है। दैट मीन्स दीज ऑल एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ध्यान से देखो, अगर ये सारे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये सारे आपस में इक्वल। अच्छा, ये दो एक साइड आए और दोनों इक्वल हो और ये भी एक साइड आए तो ये भी इक्वल है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ईच अदर। क्या बोल रहे हो मैम, करके बताती हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दैट सिंपली मीन्स दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैसे मैम, भाई 1 2 के इक्वल है, 2 3 के और 3 4 के, मतलब ये सारे आपस में इक्वल है। तो अगर दो चीजें इक्वल वाले प्लस होंगी, सिमिलरली दो चीजें इक्वल वाली प्लस होंगी तो क्या होंगी, वो सारी इक्वल ही तो हो गई। अब एंगल क्या था, ये एंगल 1 प्लस 2, दैट मीन्स एंगल ABC, दैट मीन्स एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 और 4। क्या हो गया, एंगल BCD, एंगल BCD। ये क्या बोल दिया मैम, ये बोल दिया मैम ने, क्या बोल दिया कि एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल BCD के। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, देयरफॉर दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये क्या है, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ऐसे लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट मीन्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल, दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा देयरफॉर AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वही इक्वल होता है जहां पे लाइंस आर पैरेलल। तो व्हेन देयर इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हिच आर इक्वल दैट सिंपली मींस द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और यही हमें प्रूव करना था, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ हो गई है हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट अच्छे से। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे मैंने काफी अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, बट तब भी अगर कोई चांस रह जाए कि आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो हो गई है काफी लंबी और वो भी एक एक्सरसाइज की, है ना, बट हमने कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझा, जाना और सब कुछ जो है बहुत प्यार से करा। ठीक है, अब मैं ये होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी
ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा मेथड अच्छा लगा आपको समझाने का, तो आप क्या करिए, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और सभी के साथ इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज्यादा व्यूज, उतनी ज्यादा मोटिवेशन, और जितनी ज्यादा मोटिवेशन उतने ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट, है ना। तो अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आपने ये काम जरूर करना है, आपने इसको सभी के साथ शेयर करना है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट लिखना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, ठीक है। आपका कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।